नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 से हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 की खाना बदोश इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, जिनका जन्म बरला जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हुआ है। पाठ्य पुस्तक में संकलित कहानी खाना बदोश में मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर कर रही मजदूर वर्ग की शोषण और यातना को चित्रित किया गया है। मजदूर वर्ग यदि ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके इज्जत के साथ जीवन जीना चाहता है तो सूबे सिंह जैसे समृद्ध और ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देते। कहानी इस बात की ओर संकेत करती है कि मजदूर वर्ग हमारे समाज की जातिवादी मानसिकता से नहीं उबर पाया है। कहानी में वास्तविकता उत्पन्न करने में इसके स्थानीय संवाद सहायक बने हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुखिया के हाथ की पति कच्ची ईंटें पकने के लिए भट्टे में लगाई जा रही थी। भट्टे के गलियारों में झरोकेदार कच्ची ईंटों की दीवार देखकर सुखिया आसीन सुख से भर गया था। देखते ही देखते हजारों ईंटें भट्टे के गलियारे में समा गई थी। ईंटों के बीच खाली जगह में पत्थर का कोयला, लकड़ी, बुरादा, गन्ने की बाली भर गए थे। अक्सर ठेकेदार ने अपनी निगरानी में हर चीज तरकवी से लगाई थी। आग लगाने से पहले भट्टा मालिक मुख्तार सिंह ने एक एक चीज का मुआयना किया। 24 घंटे की ड्यूटी पर मजदूरों को लगाया गया था, जो मोरियों से भट्टे में कोयला, बुरादा आदि डाल रहे थे। भट्टे की सबसे खतरे वाला काम था मोरी पर काम करना। थोड़ी सी असावधानी भी मौत का कारण बन सकती थी। भट्टे की चिमनी धुआं उगलने लगी थी। यह धुआं मीलों दूर से दिखाई पड़ रहा था। हरे भरे खेतों के बीच गहरे मटवाले रंग का यह भट्टा एक धब्बे जैसा दिखाई पड़ता था, मानो और सुखिया महीना भर पहले ही इस भट्टे पर आ गए थे। दिहाड़ी मजदूर बनकर हफ्ते भर का काम देखकर असगर ठेकेदार ने सुखिया से कहा कि चाचा ले लो और ईंटें पाथने का काम शुरू करो। 1000 ईंटों के रेत से तुम्हारी मजदूरी लो। भट्टे पर लगभग 30 मजदूर थे जो वहाँ काम करते थे। भट्टा मालिक मुख्तार सिंह और असगर ठेकेदार सांझ होते ही शहर लौट जाते थे। शहर से दूर दिन भर की गहमा गहमी के बाद यह भट्टा अंधेरे की गोद में समा जाता था। एक कतार में बनी छोटी छोटी झोपड़ियों में टिमटिमाते डिबरिया भी अंधेरे से लड़ नहीं पाती थी। अदबेनुमा झोपड़ियों में झुककर घुसना पड़ता था। झुके झुके ही बाहर आना होता था। भट्टे का काम खत्म होते ही औरतें चूल्हा चौका संभालने लगती थी। कहने भर के लिए चूल्हा चौका था। ईंटों को जोड़कर बनाए चूल्हे में जलती लकड़ियों की चिटपिट जैसे मन में पड़ती दुश्चिंता और तकलीफों की प्रतिध्वनियां थी, जहाँ सब कुछ अनिश्चित था, मानो अभी तक इस भट्टे की जिंदगी से तालमेल नहीं बैठा पाई थी। बस सुखिया की जिद के बहाने वह कमजोर पड़ गई थी। सांझ होते ही सारा माहौल भाई भाई करने लगता था। दिन भर के थके हारे मजदूर अपने अपने डबड़ों में घुस जाते थे। सांप बिच्छू का डर लगा रहता था, जैसे समूचा जंगल झोपड़ी के दरवाजों पर आकर खड़ा हो गया हो। ऐसे माहौल में मानो का जी घबराने लगता था, लेकिन करे तो क्या करे। न जाने कितनी बार सुखिया से कहा था, मानो ने अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी लगती है। सुखिया के मन में एक बात बैठ गई थी, नर्क की जिंदगी से निकलना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। मानो की हर बात का एक ही जवाब था उसके पास। बड़े बूढ़े कहा रही है कि आदमी की औकात घर के बाहर कदम रखने पर ही पता चले है। घर में तो चूहा भी सुरमा बांध रहा। कांधे पर यों लंबा लठ धर के चलने वाले चौधरी शहर में सरकारी अफसर के आगे सीधे खड़े न हो सके हैं। बुढ़ी बकरियों की तरह मिमियाए हैं और गांव में किसी गरीब को आदमी को न समझे हैं। सुखिया की इन बातों से मानो कमजोर पड़ जाती थी, इसलिए गांव देहात छोड़कर वो दोनों एक दिन असगर ठेकेदार के साथ इस भट्टे पर आ गए थे। पहले ही महीने में सुखिया ने कुछ रुपए बचा लिए। कई बार गिनकर 10 सल्ली कर ली। धोती की गांठ में बांधकर अंटी में ठोस लिए थे।
रुपए देखकर मानो भी खुश हो गई थी। उसे लगा था कि वह अपनी ही जिंदगी के ढर्रे को बदल लेगा। सुखिया और मानो की जिंदगी एक निश्चित ढर्रे पर चलने लगी थी। दोनों मिलकर पहले तगारी बनाते, फिर मानो तैयार मिट्टी लाकर देती। इस काम में उनके साथ एक तीसरा मजदूर भी आ गया। नाम था जसदेव। छोटी उम्र का लड़का था। अक्सर ठेकेदार ने उसे भी उसके काम पर लगा दिया था। अक्सर ठेकेदार ने उसे भी उनके साथ काम पर लगा दिया था। इससे काम में गति आ गई थी। मानो भी अब फुर्ती से सांचे में ईंटें डालने लगी थी, जिससे उसकी दिहाड़ी बढ़ गई थी। उस रोज मालिक मुख्तार सिंह की जगह उसका बेटा सूबेदार भट्टे पर आया था। मालिक कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गए थे। उनके उस रोज मालिक मुख्तार सिंह की जगह उसका बेटा सूबेदार भट्टे पर आया था। मालिक कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गए थे। उनकी गैरहाजिरी में सूबे सिंह की रौब दाब भट्टे का माहौल ही बदल देता था। इन दिनों में अक्सर ठेकेदार भीगी बिल्ली बन जाता था। दफ्तर के बाहर एक अर्दली की ड्यूटी लग जाती थी, जो कुर्सी पर उखड़ू बैठकर बीड़ी पीता था। आने जाने वालों पर निगाह रखता था। उसकी इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता था। एक रोज सूबेदार की नजर किसनी पर पड़ गई। 3 महीने पहले ही किसनी और महेश भट्टे पर आए थे। 5-6 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। सूबेदार ने उसे दफ्तर की सेवा सूबेदार ने उसे दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया था। शुरू में किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया, लेकिन जब रोज ही गाड़ी मिट्टी का काम छोड़कर वह दफ्तर में ही रहने लगी, तो मजदूरों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। तीसरे दिन सुबह जब मजदूर काम शुरू करने के लिए झोपड़ी से बाहर निकल रहे थे, किसनी हैंडपंप के नीचे खुले में बैठकर साबुन से रगड़ रगड़ कर नहा रही थी। भट्टे पर साबुन किसी के पास नहीं था। साबुन और उससे उठते झाग पर सबकी नजर पड़ गई, लेकिन बोला कोई कुछ नहीं। सभी की आंखों में आशंकाओं के गहरे काले बादल घिराए थे। कानाफूसी हल्के हल्के शुरू हो गई थी। महेश गुमसुम सा अलग अलग रहने लगा था। सावले रंग की भरे भूरे जिस्म की किस्म का व्यवहार महेश के लिए दुखदाई हो रहा था। वह दिन भर दफ्तर में घुसी रहती थी। उसके खिलखिलाटे दफ्तर के बाहर तक सुनाई पड़ने लगी थी। महेश ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह जिस राह पर चल पड़ी थी, वहां से लौटना मुश्किल था। भट्टे की जिंदगी भी अजीब थी। गांव बस्ती का माहौल बन रहा था। झोपड़ी के अंदर जलते चूल्हे और पकते खाने की महक से भट्टे की नीरस जिंदगी में कुछ देर के लिए ही सही जिस ताजगी का एहसास होता था। ज्यादातर लोग रोटी के साथ गुड़ या फिर लाल मिर्च की चटनी ही खाते थे। दाल सब्जी तो कभी कभार ही बनती थी। शाम होते ही हैंडपंप पर भीड़ लग जाती थी। जिस्म पर चिपकी मिट्टी को जितना उतारने की कोशिश करते थे, उतना ही भीतर उतर जाती थी। नस नस में कच्ची मिट्टी की महक बस गई थी। इस महक से अलग भट्टे पर कोई अस्तित्व नहीं था। किसनी और सूबेदार की कहानी अब काफी आगे बढ़ गई थी। सूबेदार के अर्दली ने महेश को नशे की लत डाल दी थी। नशा करके महेश झोपड़ी में पड़ा रहता था। किसनी के पास एक ट्रांजिस्टर भी आ गया था। सुबह शाम भट्टे की खामोशी में ट्रांजिस्टर की आवाज गूंजने लगी थी। ट्रांजिस्टर अब इतनी जोर से बजाती कि भट्टे का वातावरण फिल्मी गानों की आवाज से गमक उठता था। शांत माहौल में संगीत लहरियों ने खनक पैदा कर दी थी। कड़ी मेहनत और दिन रात भट्टे में जलती आग के बाद जब भट्टा खुलता, तो मजदूरी से लेकर मालिक तक की बेचैन सांसों को राहत मिलती थी। भट्टे से पक्की ईंटों के बाहर निकलने का काम शुरू हो गया था। लाल लाल पक्की ईंटों को देखकर सुफिया और मानो की खुशी की इंतहा नहीं थी। खासकर मानो तो ईंटों को उलट पुलट कर देख रही थी। खुद के हाथ की पथी ईंटों का रंग ही बदल गया था। उस दिन ईंटों को देखते देखते ही मानो के मन में बिजली की तरह एक ख्याल पौधा था। इस ख्याल के आते ही उसके भीतर जैसे एक साथ कई भट्टे जल उठ रहे थे। उसने सुखिया से पूछा, एक घर में कितनी ईंटें लग जाती हैं? बहुत, कई हजार। लोहा, सीमेंट, लकड़ी, रेत अलग से। उसके मन में ख्याल उभरा था। उसे तत्काल कोई आधार नहीं मिल पा रहा था। वह बेचैन हो उठी। उसे खामोश देखकर सुखिया ने कहा, चलो काम शुरू करना है, जैसे देख रहा होगा। सुखिया के
पीछे पीछे अनमनी ही चल दी मानो, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर ईंट के रंग लाल रंग कुछ ऐसे छा गया था कि वह उसी में उलझकर रह गई। झिंगुरों की झिनझिन और बीच बीच में सियारों की आवाज रात के सन्नाटे में स्याहपन घोल रही थी। थके हारे मजदूर नींद की गहरी खाइयों में लुढ़क गए थे। मानो के ख्याल में अभी भी लाल लाल ईंटें घूम रही थी। इन ईंटों से बना हुआ एक छोटा सा घर उसके जहन में बस गया था। यह ख्याल जिस शिद्दत से पुख्ता हुआ था, नींद उतनी ही दूर चली गई थी। दूर किसी बस्ती से हल्के हल्के छनकर आती मुर्गी की बांध रात के आखिरी पहर के एहसास के साथ ही मानो की पलक नींद में भारी होने लगी थी। सुबह के जरूरी काम से निपटकर जब सुखिया ने झोपड़ी में झांका तो वह हैरान रह गया था। इतनी देर तक मानो कभी नहीं सोती, परेशान हो गया था। गहरी नींद में सोई मानो का माथा उसने छूकर देखा, माथा ठंडा था। उसने राहत की सांस ली। मानो को जगाया, इतना दिन चढ़ गया, उठने का मन नहीं है। मानो अनमनी सी उठी, कुछ देर यूं ही चुपचाप बैठी रही। मानो की इस तरह बैठना सुखिया को अखरने लगा। आज क्या बात है, जी तो ठीक है। मानो अपने ख्याल में गुम थी, मन की बात बाहर आने के लिए छटपटा रही थी। उसने सुखिया की ओर देखकर पूछा, क्यों जी, क्या हम इन पक्की ईंटों को घर नहीं बना सके हैं? मानो की बात सुनकर सुखिया आश्चर्य से उसे ताकने लगा। कल की बात वह भूल चुका था। सुखिया ने गहरे अफसास से भरकर कहा, पक्की ईंट का घर 2-4 रुपए में नहीं बनता है। इतने ढेर से नोट लगे हैं घर बनाने में, गांठ पे नहीं है पैसा, चले हाथे खरीदने। महीने भर में जो हमने इतनी ईंटें बना दी हैं, क्या अपने लिए हम ईंट न बना सके हैं? मानो ने मासूमियत से कहा, यह भट्टा मालिक का है, हम ईंट उनके लिए बनाते हैं, हम तो मजदूर हैं, इन ईंटों का अपना कोई हक नहीं है। सुखिया ने अपने मन में दबते दबाव को महसूस किया। इन ईंटों पर हमारा कोई हक नहीं है? क्यों? मानो ने ताज्जुब भरी कड़वाहट से कहा। इसके अंदर बवंडर मचल रहा है। कुछ देर की खामोशी के बाद मानो बोली, हर महीने कुछ और बचत करे, ज्यादा ईंट बनाएंगे, तब भी अपना घर नहीं बना सकते। अपने भीतर कुल बुलाते सवालों को बाहर लाना चाहती थी मानो। इतनी मजदूरी मिलती कहाँ है? पूरे महीने हाड़ गोड़ तोड़ने के बाद कितने रुपए में बेचे? कुल 80। एक साल में 1000 ईंट के दाम अगर हमने बचा भी लिए तो घर बनाने लायक रुपया जोड़ते जोड़ते उम्र निकल जाएगी, फिर भी घर न बन पाएगा। सुखिया ने दुखी मन से कहा। अगर हम दिन रात काम करें तो भी नहीं, मानो ने उत्साह से भरकर कहा। बावली हो गई हो क्या? चल उठ, चल काम पे जाना है, टाइम ज्यादा हो रहा है। ठेकेदार आता ही हो गया, आज पूरब की टांग कटनी है लकार के लिए। सुखिया मानो सवालों की घबरा गया था, उठकर बाहर जाने लगा। कुछ भी करो, तुम चाहो तो मैं दिन रात काम करूंगी। मुझे एक पक्की ईंटों का घर चाहिए, अपने गांव में लाल सुर्ख ईंटों का घर। मानो के भीतर मन में हजार हजार वसंत खिल रहे उठे थे। सुखिया और मानो का एक लक्ष्य मिल गया था, पक्की ईंटों का घर बनाना है, अपने ही हाथ की पक्की ईंटों से। सुबह होते होते काम पर लग जाते थे और शाम को भी अंधेरे होने तक जुटे रहते थे। ठेकेदार असगर से लेकर मालिक तक उनके काम से खुश थे। सुबह सिंह किसनी को शहर भी लेकर जाने लगा था। किसनी के रंग ढंग में बदलाव आ गया था। अब वह भट्टे पर गाड़ी मिट्टी का काम नहीं करती थी। महेश रोज रात में नशा करके मन की भड़ास निकालता था। दिन में भी अपनी झोंपड़ी में पड़ा रहता था, इधर उधर बैठा रहता था। किसनी कई दिनों तक शहर से लौटती नहीं थी। जब लौटती, थकी निढाल मुरझाई हुई, कपड़ों लत्तों की अब कमी नहीं थी। उस रोज सुबह सिंह ने भट्टे पर आते ही असगर ठेकेदार से कहा, मानो को दफ्तर में बुलाओ, आज किसनी की तबीयत ठीक नहीं है। असगर ठेकेदार ने रुकना चाहा था। छोटे बाबू, मानो को बात पूरी होने से पहले ही सुबह सिंह ने फटकार दिया था, तुमसे जो कहा गया है वही करो, राय देने की कोशिश मत करो। तुम इस भट्टे पर मुंशी हो, मुंशी ही रहो। मालिक बनने की कोशिश करोगे तो अंजाम बुरा होगा। असगर ठेकेदार की गिग्गी बन गई थी। वह चुपचाप मानो को बुलाने चल दिया। असगर ठेकेदार ने आवाज देकर कहा, मानो, छोटे बाबू बुला रहे हैं दफ्तर में। मानो ने सुखिया की ओर देखा। उसकी आंखों में भय से उत्पन्न कातरता थी।
सुखिया भी बुलावे पर हड़बड़ा गया था। वह जानता था मछली को फंसाने के लिए जाल फेंका जा रहा है। गुस्से और आक्रोश से नसें खिंचने लगी थी। जसदेव ने भी सुखिया की मनस्थिति को भाप लिया था। वह फुर्ती से उठा, हाथ पैर पर लगी गीली मिट्टी छुड़ाते हुए बोला, तुम यही ठहरो, मैं देखता हूँ। चलो चाचा, असगर के पीछे पीछे चल दिया। असगर ठेकेदार जानता था कि सूबेदार शैतान है, लेकिन चुप रहना उसकी मजबूरी बन गई थी। जिंदगी की खास हिस्सा उसने भट्टे पर गुजारा था। भट्टे से अलग उसका कोई वजूद ही नहीं था। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देख सूबे सिंह बिफर पड़ा था। तूने किसे बुलाया है? जी, जो भी काम है बताइए, मैं कर दूंगा। जसदेव ने विनम्रता से कहा। क्यों, तो उसका खत्म है या उसकी पर चर्बी चढ़ गई है? सूबे सिंह ने अब शब्दों का इस्तेमाल किया। बाबूजी, आप किस तरह बोल रहे हैं? जसदेव की बात पूरी करने से पहले ही एक झन्नेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। जानता नहीं, भट्टे की आंख में झोंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हड्डियां तक नहीं मिलेंगी रात को, समझा? सूबे सिंह ने उसे धिक्या दिया। जसदेव गिर पड़ा था। जब तक वह संभल पाता, लात घूंसे से सूबे सिंह ने उसे अधमरा कर दिया। चीख पुकार सुनकर मजदूर उसकी ओर दौड़ पड़े थे। मजदूरों को एक साथ आता देख सूबे सिंह जीप में बैठ गया था। देखते ही देखते जीप शहर की ओर दौड़ गई। असगर ठेकेदार दफ्तर में जा घुसा था। सुखिया और मानो जसदेव को उठाकर झोपड़ी में ले गए थे। वह दर्द से करहा रहा था, मानो ने उसकी चोटों पर हल्दी लगा दी थी। सुखिया गुस्से से कांप रहा था, मानो कि अवचेतन में असंख्य अंधेरे नाच रहे थे। वह किसी में नहीं बनना चाहती थी। इज्जत की जिंदगी जीने का आदम में लालसा उसमें भरी हुई थी। उसे एक घर चाहिए था, पक्की ईंटों का, जहां वह अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। समूचा दिन अदृश्य भय और दहशत से बीता। जसदेव को हल्का बुखार हो गया था। वह अपनी झोपड़ी में पड़ा था। सुखिया उसके पास बैठा था। आज की घटना से मजदूर डर गए थे। उन्हें लगा था कि सूबे सिंह किसी भी वक्त लौटकर आ सकता है। शाम होते ही भट्टे पर सन्नाटा छा गया था। अब अपने अपने खोल में सिमट गए थे। बूढ़ा दिलसिया, जो अक्सर बाहर पेड़ के नीचे देर रात तक बैठा रहता था, आज शाम होते ही अपनी झोपड़ी में जाकर लेट गया था। उसके खांसने की आवाज भी आज कुछ धीमी हो गई थी। किसने की झोपड़ी से ट्रांजिस्टर की आवाज भी नहीं आ रही थी। बीच बीच में हैंडपंप की खच खच की ध्वनि इस खामोशी में विघ्न डाल रही थी। पंप जसदेव की झोपड़ी के ठीक सामने था। सभी को पानी के लिए इस पंप पर आना पड़ता था। भट्टे पर दवा दारू का कोई इंतजाम नहीं था। कटने फटने पर भाप और मिट्टी लगा देना था। कपड़ा जलकर राख भर देना ही दवाई की जगह काम आती था। मानव ने अधूरे मन से चूल्हा जलाया था। रोटियां सेककर सुखिया के सामने रख दी। सुखिया ने भी अनिच्छा से एक रोटी हलक के नीचे उतार दी। उसकी भूख जैसे सड़क मर गई थी। मानव को लेकर उसकी चिंता बढ़ गई थी। उसने निश्चय कर लिया था कि वह मानव को किसी में नहीं बनने देगा। मानव की गुमसुम अपने आप से लड़ रही थी। बार बार उसे लग रहा था कि वह सुरक्षित नहीं है। एक सवाल उसे खाया जा रहा था, क्या औरत होने की यही सजा है? वह जानती थी कि सुखिया ऐसा वैसा कुछ नहीं होने देगा। वह महेश की तरह नहीं है। भले ही यह भट्टा छोड़ना पड़े। भट्टा छोड़ने के ख्याल से ही वह सिहर उठी। नहीं, भट्टा नहीं छोड़ना है। उसने अपने आप को आश्वस्त किया। अभी तो पक्की ईंटों का घर बनाना है। मानो रोटियां लेकर बाहर जाने लगी तो सुखिया ने टोका, कहाँ जा रही है? जसदेव भूखा प्यासा पड़ा है, उसे रोटी देने जा रही हूँ। मानो ने सहज भाव से कहा। बामन, तेरे हाथ की रोटी खावेगा? अकल मारी गई तेरी? सुखिया ने उसे रोकना चाहा। क्यों, मेरे हाथ की रोटी में जहर लगा है? मानो ने सवाल किया। पल भर रुक कर बोली, बामन नहीं, भट्टा मजदूर है, वह हमारे जैसा। चारों तरफ सन्नाटा था। जसदेव की झोपड़ी में डिबरी चल रही थी। मानो ने झोपड़ी का दरवाजा हिला। जी कैसा है? भीतर जाते हुए मानो ने पूछा। जसदेव ने उठने की कोशिश की। उसके मुंह में दर्द की आह निकली। कमबख्त कीड़े पड़ के मरेगा। हाथ हाथ टूट टूट कर गिरेंगे। आदमी नहीं, जंगली जानवर है। मानो ने सुबह सिंह को कोसते हुए कहा। जसदेव चुपचाप उसे देख रहा था। यह ले, रोटी खा ले। सुबह से भूखा है, 2 कोर पेट में जाएंगे तो ताकत तो आवेगी बदन में। मानो ने रोटी और गुड़ उसके आगे रख दिया। जसदेव कुछ अनमना सा हो गया। भूख तो उसे लगी थी, लेकिन मन के भीतर कहीं हिचक थी। घर परिवार से बाहर
निकली ज्यादा समय नहीं हुआ था। खुद वह कुछ भी नहीं बन पाया था। शरीर का पोर पोर टूट रहा था। भूख नहीं है, जसदेव ने बहाना किया। भूख नहीं है या कोई और बात है? मानव ने जैसे उसके रंगे हाथों पकड़ लिया। और क्या बात हो सकती है? जसदेव ने सवाल किया। तुम्हारे भैया कह रहे थे कि तुम बामन हो, इसलिए मेरे हाथ की रोटी नहीं खाओगे। अगर यो बात है तो मैं जोर में डालूंगी। थारी मर्जी, औरत हूँ। पास में कोई भूखा हो तो रोटी का कोर गले से नीचे नहीं उतरता है। फिर तुम तो दिन रात साथ काम करते हो, मेरी खाली मेरी खातिर पिटे। फिर ये बामन हमारे बीच में कहां से आ गया? मानो रुआवती हो गई थी। उसका गला रुंध गया था। रोटी लेकर वापस लौटने के लिए मुड़ी। जसदेव में साहस नहीं था कि उसे रोक लेने के लिए कहे। उनके बीच जुड़े तमाम सूत्र जैसे अचानक बिखर गए। उनके बीच जुड़े तमाम सूत्र जैसे अचानक बिखर गए थे। अपनी झोपड़ी में आकर चुपचाप लेट गई थी मानो, बिना कुछ खाए दिन भर की तरह। दिन भर की घटनाएं उसके दिमाग में खलबली मचा रही थी। जसदेव भूखा है, यह एहसास उसे परेशान कर रहा था। जसदेव को लेकर उसके मन में हलचल थी। उसे लग रहा था जैसे जसदेव के साथ उन्हें ताकत दे रहा है, ऐसी ताकत जो सुबह सिंह से लड़ने का हौसला दे सकती है। दो से तीन होने का सुख मानो महसूस करने लगी थी। सुखिया भी चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी भी नींद उड़ चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। इन्हीं हालात में गांव छोड़ा था। फिर भी वे फिर भी सामने खड़े थे। आखिर जाए तो कहाँ जाए? सुबह सिंह सुबह सिंह से पार पाना आसान नहीं था। सुनसान जगह है, कभी भी हमला कर सकता है। या फिर मानो को विचार आते ही वह कांप गया था। उसने करवट बदली। मानो जाग रही थी। उसे अपनी ओर खींचकर सीने से चिपटा लिया था। जसदेव ने भी पूरी रात जागकर काटी थी। सुबह सिंह का गुस्सेल चेहरा बार बार सामने आकर दिलचस्प पैदा कर रहा था। उसे लगने लगा था कि जैसे वह अचानक किसी षड्यंत्र में फंस गया है। उसे यह अंदाजा नहीं था कि सुबह सिंह मारपीट करेगा। ऐसी कल्पना भी उसे नहीं थी। वह डर गया था। उसने तय कर दिया था कि चाहे जो हो, वह इस पचड़े में नहीं पड़ेगा। सुबह होते ही वह असगर ठेकेदार से मिला था। असगर ही उसे शहर से अपने साथ लाया था। जसदेव ने असगर ठेकेदार से अपने मन की बात कही। ठेकेदार ने उसे समझाते हुए कहा, अपने काम से काम रखो, क्यों इनके चक्कर में पड़ते हो? जसदेव के बदले हुए व्यवहार को मानो ने टाल लिया था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की थी। वह सहजता से अपने काम में लगी थी। वह जानती थी कि उनके बीच एक फासला आ गया है, लेकिन वह चुप थी। सुबह सिंह को भी लगने लगा था कि मानो को फुसलाना आसान नहीं है। उसकी तमाम कोशिश निरर्थक साबित हुई थी। इसलिए वह मानो और सुखिया को परेशान करने पर कराया था। उसने असगर ठेकेदार से भी कह दिया था कि उससे पूछे बगैर उन्हें मजदूरी का भुगतान न करे, न कोई रियायत ही बरते उनके साथ। मानो से कुछ छुपा नहीं था। सुबह सिंह की हरकतों पर उसकी नजर थी। उसने अपने आप में निश्चय कर लिया था कि वह उसका मुकाबला करेगी। उठते बैठते उसके मन में एक ही ख्याल था, पक्की ईंटों का घर बनवाना है। लेकिन सुबह सिंह इस ख्याल से बाधक बन रहा था। सुखिया और मानो दिन रात काम में जुटे थे। फिर भी हर महीने वे ज्यादा कुछ नहीं बचा पा रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने दुगनी ईंटें पाती थी। उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। एक ही उद्देश्य था, पक्की ईंटों का घर बनवाना है। इसलिए सुबह सिंह की जातियों को वे सहन कर रहे थे। लेकिन एक तड़प थी दोनों में जो उन्हें संभाली हुई थी। सुबह सिंह नित नए बहाने ढूंढ लेता था उन्हें तंग करने की। एक शीत युद्ध जारी था उनके बीच। सुखिया से ईंट पाथने का साचा वापस ले लिया गया था। उसे भट्टे को की मोरी का काम दे दिया था। मोरी का काम खतरनाक था। मानो डर गई थी, लेकिन सुखिया ने उसे हिम्मत बढ़ाई। काम से क्यों डरना? सुखिया का साचा जसदेव को दे दिया गया था। साचा मिलते ही जसदेव के रंग बदल गए थे। वह मानो पर हुक्म चलाने लगा था। मानो चुपचाप काम में लगी रहती थी। कल तड़के ईंट पाथनी है, ईंटें हटाकर जगह बना दे। जसदेव आदेश देकर अपनी झोपड़ी की ओर चला गया था। मानो ने पाथी ईंटों को दीवार की शक्ल में लगा दिया था। कच्ची ईंटों को सुखाने के लिए दो आड़ी ईंटें रखकर जालीदार दीवार बना दी थी। ईंटें पाथने की जगह खाली करके ही मानो लौटकर झोपड़ी में गई थी। हैंडपंप पर भीड़ थी। सभी मजदूर काम खत्म करके हाथ मुंह धोने के लिए आ गए थे।
सुबह होने से पहले ही मान उठ गई थी। उसे काम पर जाने की जल्दी थी। चारों तरफ अंधेरा था। सुबह होने का वह इंतजार नहीं करना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी सुबह का काम निपटाया और ईंट पाथने के लिए निकल पड़ी। सूरज निकलने में भी देर थी। जल्दी से पहले ही वह काम पर पहुंच जाती थी। इक्का दुक्का मजदूर ही इधर उधर दिखाई पड़ रहे थे। वैसे इस कदमों से ईंट पाथने की जगह पर पहुंच गई थी। वहां पर दृश्य देखकर अवाक रह गई। सारी ईंटें टूटी फूटी पड़ी थी, जैसे किसी ने उन्हें बेदल से रौन डाला था। ईंटों की दयनीय अवस्था देखकर उसकी चीख निकल गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी। आवाज सुनकर मजदूर इकट्ठा हो गए थे। जितने मुंह उतनी बातें। सब अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे। रात में आंधी तूफान भी नहीं आया था। न ही किसी जंगली जानवर का ही यह काम हो सकता है। न ही किसी जितने मुंह उतनी बातें। सब अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे। रात में आंधी तूफान भी नहीं आया था। न ही किसी जंगली जानवर का ही यह काम हो सकता है। कई लोगों का कहना था किसी ने जानबूझकर ईंटें तोड़ी हैं। मानो का हृदय फटा जा रहा था। टूटी फूटी ईंटों को देखकर वह बोरा गई थी, जैसे किसी ने उसकी पक्की ईंटों के मकान को ही धराशायी कर दिया था। जसदेव काफी देर बाद आया था। वह निष्पेक्ष बाहर से चुपचाप खड़ा था, जैसे इन टूटी फूटी ईंटों से उसका कोई लेना देना ही ना हो। सुखिया भी हो हल्ला सुनकर मोरी का काम छोड़कर आया था। ईंटों की हालत देखकर उसका भी दिल बैठने लगा था। उसकी जैसी हिम्मत टूट गई थी। वह फटी फटी आंखों से ईंटों को देखता रहा। सुखिया को देखते ही मानो और जोर जोर से रोने लगी। सुखिया ने मानो की आंखों से बहुत तेज अंधड़ों को देखा। उनकी किरकिराहट अपने अंतर्मन में महसूस की। सपनों के टूट जाने की आवाज उसके कानों को फाड़ रही थी। असगर ठेकेदार ने साफ कह दिया था, टूटी फूटी ईंटें हमारी किस काम की, इनकी मजदूरी हम नहीं देंगे। असगर ठेकेदार ने उनकी रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया था। मानो ने सुखिया की ओर डबडबाई आंखों से देखा। सुखिया के चेहरे पर तूफान में घर टूट जाने की पीड़ा छलछला रही थी। उसे लगने लगा था जैसे तमाम लोग उसके खिलाफ हैं। तरह तरह की बाधाएं उसके सामने की जा रही हैं। यहाँ रुकना उसके लिए कठिन हो गया था। उसने मानो का हाथ पकड़ा। चल, ये लोग हमारा घर न बनने देंगे। पक्की ईंटों के मकान का सपना उनकी पकड़ से फिसल कर और दूर चला गया था। भट्टे से उड़ते काले धुएं ने आकाश तले एक काली चादर फैला दी थी। सब कुछ छोड़कर मानो और सुखिया चल पड़े थे, एक खाना बदोश की तरह, जिन्हें एक घर चाहिए था रहने के लिए। पीछे छूट गए थे कुछ बेतरकीब पल, पसीने के अक्स जो कभी इतिहास नहीं बन सकेंगे। खाना बदोश जिंदगी का एक पड़ाव था यह भट्टा। सुखिया के पीछे पीछे चल पड़ने में पहले मानो ने जसदेव की ओर देखा। मानो को यकीन था जसदेव उसका साथ देगा, लेकिन जसदेव को चुपचाप देख उसका विश्वास टुकड़े टुकड़े हो गया था। मानो के सीने में एक तीर चुभ रही थी। सर्द सांस में बदलकर मानो को छलनी कर दिया था। उसके होठ फड़फड़ाए थे कुछ कहने के लिए, लेकिन शब्द घुटकर रह गए थे। सपनों के कांच उसकी आंखों में किरकिरा रहे थे। वह भारी मन से सुखिया के पीछे पीछे चल पड़ी थी, अगले पड़ाव की तलाश में, एक दिशाहीन यात्रा पर। आशा है आपको यह खाना बदोश रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखी हुई आपको पसंद आई होगी। अच्छे से आपने इसको आत्मसात किया होगा। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।